हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेंस। ठीक है, टेंस टेंस मतलब क्या होता है, काल, और काल मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग उपर्युक्त हेडिंग में देख पा रहे हैं कि आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंस समझ लेते हैं, टेंस होता क्या है और टेंस पढ़ते क्यों हैं और टेंस का हमारे लाइफ में यूज़ क्या है। ठीक है, और टेंस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, और टेंस इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा आपको कि आपके माइंड में एकदम से मतलब बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोग अब तक जहाँ कहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको यह सेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टेंस का मतलब ये होता है, टेंस हम जो कुछ भी बोलना सीखते हैं, ठीक है, हर एक देश की या हर एक राज्य की या हर एक कम्युनिटी की एक अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, और उस लैंग्वेज के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं बस उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, तो जैसा हमने मतलब हिंदी तो हमने वो बचपन से ही सीखा, बोलते बोलते सीख गया। ठीक है, लेकिन हिंदी के भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर किसी को हिंदी सीखनी है, हिंदी भाषा सीखनी है कोई अदर कंट्री का, तो आएगा हमारे यहाँ, पहले उसके रूल रेगुलेशन जानेगा, उसके बाद वो सीख सकता है। बट हमारे यहाँ अब जैसे इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए जो है हर कंट्री वाले क्या करते हैं, उनके लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया जाता है और उसके बाद फिर एक पार्ट तैयार किया जाता है, एक सामग्री तैयार की जाती है और उसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है कि इंग्लिश कैसे बोला जाए। ठीक, तो इस टेंस में हम वही चीज़ सीखेंगे कि मतलब हम कैसे इंग्लिश बोलें। ठीक है, बस ये एक स्टेप है। ठीक है, और आगे तो बहुत सारे स्टेप हैं जो हमें इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस हो गया, सिंटेक्स हो गया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, तो मतलब ग्रामर की एक पूरी बुक ही है, बट टेंस उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सभी क्लास के लिए क्या है, अनिवार्य है। इस क्लास को ज़रूर देखें और इसे और आगे तक बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, टेंस। ठीक है, मतलब कि इसको हम समझ गए आप लोग कि मतलब क्या, किस तरीके से इसको सीखना है, किस लिए पढ़ना है और क्यों पढ़ना है और हमारे लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। मतलब ये कि अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लाइफ में जैसे कि हमने पास्ट में क्या किया और प्रेजेंट में क्या क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करेंगे। ठीक है, तो किसी के भी लाइफ में अगर आप देखोगे तो यही तीन चीज़ें इम्पोर्टेंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में हमने क्या किया, जैसे मैं बहुत छोटा था पहले, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पढ़ा लिखा, खाना खाया पिया, दौड़ा भागा, फिर उसके बाद आज दिल यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे रह के मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट है मेरा, और पास्ट क्या था कि मैं ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, वहाँ से कंप्लीट करके यहाँ आया। अब यहाँ से जहाँ तक जाऊँगा मैं, वो मेरा क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो बस यही तीन चीज़ें सीखनी है हमें, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक, अब इसको तो इतने अच्छे से याद कर लो कि फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं। अगर आप क्लास में इस सेशन में अगर बने रहे तो कभी आपको किसी और क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो टेंस में हम तीन समय का बोध होता है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो वो तीनों अगर हम इसको आसान भाषा में आप लोगों को समझाएं तो बहुत आसान भाषा में आप लोग समझ जाएंगे। एक होता है पास्ट, ठीक है, हम इसको उसी क्रम में लिख रहे हैं जिस क्रम में हमारी लाइफ को हम एक्सपेंड करते हैं या अपनी लाइफ को हम क्या करते हैं, जीते हैं। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और तीसरा क्या है, फ्यूचर। ठीक, अब अगर आप लोग भारत देश के वासी हैं तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा रामायण की कहानी। ठीक है, उसमें राजा दशरथ, उनके 3 रानियाँ थी। ठीक है, तो राजा दशरथ क्या हो गए, टेंस हो गए। ठीक, बहुत आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा और इसको एक दो बार अगर क्लास को रिवाइज कर लिए तो आपके माइंड में ये कंटेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो राजा दशरथ जो है टेंस हो गया, और ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, उनकी 3 रानियाँ हो गई, मतलब कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ठीक, अब इन तीनों के 4 पुत्र हैं। ठीक है, तीनों के मान लो मतलब उनके तो 4 ही पुत्र थे, बट इन तीनों के 4 पुत्र अगर हम मान लें तो एक होता है क्या, सबसे पहला होता है इंडिफिनिट
इंडेफिनिट टेंस और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, राजा दशरथ की 3 रानियां कौन? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम अपनी लाइफ को जिस तरह से एक्सपेंड करते हैं उसी की क्रम में हमने इसको लिखा है। ठीक है, बट प्रेजेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसा कि मतलब ये किताबों में या फिर जो है कहीं भी आप ग्रामर की बुक उठाएंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट ही होगा। तो हम लेकिन इसको हम याद कराने के लिए आपको इस क्रम में लिख दिए हैं कि पहले पास्ट जो मतलब बीत गया है, ठीक है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, फ्यूचर जो भविष्य में होगा। तो यहाँ पे इनके 4 पुत्र हो गए, एक कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक, यहाँ पे अगर ये चारों पुत्र ये हैं तो इनको याद कर लीजिए। इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इनको अपनी लाइफ में देखें तो एक अनिश्चितता, मतलब कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, ठीक है, तो उसको इंडेफिनिट बोल दिया जाता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो हमारे जीवन में मतलब लगातार चल रही है, जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो चुका, ठीक है, जो कार्य पूर्ण हो चुका। तो यहाँ पे जैसे मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, कोई काम कर रहा हूँ, तो ये परफेक्ट हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इसमें पूर्ण अपूर्ण दोनों का बोध होता है, मतलब कि यहाँ पे एक निश्चित टाइम भी दिया होगा और यहाँ पे एक काम का पूरा होना भी पाया जाएगा, कहीं कहीं काम का अधूरा भी होना पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से जो है इसके 4 भेद हो गए। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट के हो गए और इसी तरीके से फ्यूचर के हो गए। ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि इनकी 3 रानियां थी और तीनों के 4 पुत्र थे, तो कुल मिला के 12 टेंस हो गए। ठीक है आपके, तो हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख लेते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान, अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान और इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित और टेंस मीन्स हो गया काल। ठीक है, तो अब सबसे पहले किसी भी टेंस को मतलब कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले पहचान की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम पहले पहचानेंगे। तो पहचान इसकी क्या होती थी? पहचान इसकी क्या होती है? पहचान हम देख लेते हैं। पहचान होती है इसकी, जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हों। ठीक है, आदि शब्द आते हों तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। बट दिक्कत यहाँ ये होती है कि हम इसको कैसे समझेंगे जब हमें इंग्लिश मतलब ट्रांसलेट इनटू हिंदी दे दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस दे दिया गया और कहा गया इसको ट्रांसलेट करिए हिंदी में, तो अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन दे दिया गया तो हम वहाँ पे कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वहाँ पे ये ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ तो मिलेगा ही नहीं उस हिंदी वाक्यांश में। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आइडेंटिटी। उसके लिए आइडेंटिटी क्या करनी पड़ेगी? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब।
ठीक है। टेंस क्या है? क्रिया का एक रूप है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे ता है, ती है, जिस हिंदी वाक्य अंत में, ये हिंदी का वाक्य था तो मैंने पहचान बताया कि जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हों तो ये सब ये क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने वाक्य में देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें लास्ट में ता है। तो हम यहाँ तो पहचान गए, बट अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल है यहाँ पे। तो अब इसको, अब जैसे अगर ये सेंटेंस दे दिया गया कि इससे हिंदी बनाइए आप, तब यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी हम कैसे पहचानेंगे? तो मैंने बताया टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस क्रिया का एक रूप है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? गोज है। तो गोज में यस या ईएस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो 12वें टेंस में आप उठा के देखेंगे तो यस या ईएस का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में होता है या सेंटेंसों में होता है। तो इसलिए हमने इसको वर्ब को देखा और पहचान लिया। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हालांकि इसको तो हम आगे पढ़ेंगे। जब टेंस का हमें नॉलेज करना है तो 12वां टेंस अच्छी तरीके से कंठस्थ करना पड़ेगा, तभी हमें ये समझ में आएगा, तभी हम ये पहचान पाएंगे कि वर्ब क्या है और वर्ब का मतलब क्या होता है, और किस तरीके से मतलब इंग्लिश के सेंटेंसेज को हम समझ पाएंगे कि ये क्या है, कौन सा टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ब को देखा और यहाँ पे ऐसे ही यस लगा था तो मैंने समझ लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो अब हम जब इसका हिंदी में बनाएंगे तो राम स्कूल जाता है लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहचान और आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं इसका रूल क्या होता है। रूल सबसे पहला रूल फर्स्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे ही, सी, इट, नेम आदि के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या होगा? रूल सेकंड होगा प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे आदि के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। आगे है फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो रूल हैं। पहला सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है, मतलब जिसमें एक लोगों का बोध हो। तो जैसे ही, वह, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ वह का बोध हो रहा है। सी, वह कोई लड़की है। इट, यह, नेम, किसी का नाम आ गया। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें केवल मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का ही मीनिंग होती है, एक वचनकर्ता के साथ यस का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल मतलब बहुवचन, मतलब जहाँ एक से अधिक लोग हों, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ पे आई आता है। तो आई मीन्स मैं होता है, बट मैं तो अकेला हूँ। तो यहाँ पे हम हैं, यू है, तुम, दे है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ इसके साथ यस का प्रयोग नहीं करते हैं।
फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हम इस फार्मूले को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इससे जो है आसानी से हम अपने सेंटेंस को बना लें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने कहा था राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता पहचानेंगे, सब्जेक्ट पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ईटीसी लगाना है। तो सब्जेक्ट हम पहचानेंगे। सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन लगाकर प्रश्न करने से हमें सब्जेक्ट मिलता है। जैसे कौन स्कूल जाता है, कौन लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन लगाकर प्रश्न करने से हमें सब्जेक्ट मालूम पड़ गया, ये सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद क्या लगाकर प्रश्न करने से क्या करता है, जाता है। तो जाता है ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। और उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और यहाँ पे अब देखते हैं सब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, राम का राम ही हो जाएगा क्योंकि किसी का नाम है। अब देखो रोल की बारी आती है। कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम मतलब किसी का नाम आया, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे। तो गो मीन्स जाना होता है, तो गो, उसके बाद फिर एस, तो यहाँ पे एस लगा दिए, गोज, फिर उसके बाद टू लगा दिए, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ स्कूल है तो इसलिए यहाँ पे स्कूल लगा दिए। ये हो गया आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट। अगर यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये समझाई गई बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने समझा दिया, पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हों वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को देखेंगे। रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ एस का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे जैसे सपोज दैट यहाँ पे आ गया तुम, ठीक है, या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो मैं अगर कर दिया तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आई लग जाएगा, और यहाँ पे एस हट जाएगा, आई गो टू स्कूल, ठीक। अब यहाँ पे एस क्यों हट गया, क्योंकि प्लूरल क्या कह रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट आई पी यू दे के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले पहचानना पड़ेगा आपको कि पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है, ये पहचान लिए। फिर रूल दोनों देखेंगे कि क्या कह रहा है रूल में सिर्फ छोटी सी बात है, एस लगाने की बात। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो नहीं लगाना है। तो उसके बाद फार्मूला हमको याद कर लेना है, इसको तो पक्का याद हो जाना चाहिए आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो सब्जेक्ट मैंने कहा कि कौन लगाकर प्रश्न करने से क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन स्कूल जाता है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आई पहले मैंने लगा दिया क्योंकि इस फार्मूले में पहला सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है। फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में एस, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो एस लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं होगा। आई गो, फिर टू लगा दिए, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि किस तरीके से सेंटेंस बनाना चाहिए। तो सेंटेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, यहाँ पे स्वीकारात्मक वाक्य मतलब स्वीकारने का बोध होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वहाँ पे नाकारने का बोध होता है। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या मैं स्कूल गया, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं गाना गा सकता हूँ। तो ये सब जो है इसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो नहीं नाकारने का बोध हो रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक प्रश्न का पूछने का बोध हो रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और स्वीकारने की बात जहाँ हो